गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो देखो, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? साइंस का एक ब्रांच है। जैसे साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस। तो साइंस जो होता है एक लैटिन वर्ड साइंटिया से, ये लैंग्वेज लैटिन वर्ड साइंटिया से साइंस हमारा बना है, ये जो साइंस वर्ड है, और इसका मीनिंग होता है नॉलेज। ठीक है। और किस टाइप का नॉलेज? नॉलेज तो अलग अलग टाइप के नॉलेज होते हैं। ठीक है। जैसे हिस्ट्री का नॉलेज, पॉलिटिक्स का नॉलेज, तो क्या सब साइंस के अंदर आएगा? नहीं। ठीक है। तो वैसा नॉलेज जो हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो नॉलेज गेन किया जाता है, उसको हम लोग, उस नॉलेज को हम लोग साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है। साइंस के 3 ब्रांच होते हैं। साइंस के 3 ब्रांच होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम लोग कौन सा क्या स्टडी कर रहे हैं? हम लोग केमिस्ट्री पार्ट। फिजिक्स से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है, केमिस्ट्री पार्ट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हमें क्या स्टडी करना है? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है। मैटर का जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंड है कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर का क्या कंपोजिशन है? कंपोजिशन मीन्स इनग्रेडिएंट। कंपोजिशन का मतलब होता है इनग्रेडिएंट। ठीक है। इनग्रेडिएंट्स मतलब अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें इनग्रेडिएंट क्या है? ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है। और उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शंस मैटर्स का क्या होता है, वो हम लोग पूरा इस केमिस्ट्री के अंदर यही 3-4 पॉइंट होता है जो हम लोग, जिसके बारे में पूरे होल केमिस्ट्री के अंदर बात किया जाता है। ठीक है। या सिंपली अगर इसको बोले कि केमिस्ट्री के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो मैटर के बारे में स्टडी करना। स्टडी ऑफ मैटर, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग मैटर को स्टडी करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैटर होता क्या है। ठीक है। क्या बताए, फिर से सुन लीजिए। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर्स, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स एंड ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। ठीक है। अभी बताया मैंने साइंस। साइंस के 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब कोई पूछे साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस। तो साइंस जो होता है वो नॉलेज है। किसके बेसिस पर गेन किया गया नॉलेज? ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो नॉलेज हम लोग गेन करते हैं वो साइंस के अंदर स्टडी किया जाता है। ठीक है। वो साइंस के अंदर स्टडी किया जाता है। तो इसको आप नोट करिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब केमिस्ट्री के अंदर पूरा हमें मैटर के बारे में ही स्टडी करना है, तो पहले ये जानेंगे कि मैटर होता है क्या, व्हाट इज मैटर। ठीक है। तो व्हाट इज मैटर, इसको पहले नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैटर क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। हो गया होगा। मैटर क्या है? मैटर क्या होता है कि एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस, दैट मीन्स हैव वॉल्यूम। ठीक है। तो वैसा सब्सटेंस जिसके पास मास हो और जिसके पास मास हो और कुछ वो स्पेस ऑक्युपाई करे, उसको मैटर बोलते हैं। ठीक है। एनीथिंग which have some mass and occupies some space, या दैट मीन्स उसी को हम लोग वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है। अगर कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो एनीथिंग विच हैव सम मास and occupy some space
इज नोन एज मैटर। ठीक है, तो यूनिवर्स में या सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंस हमें दिखाई दे रहे हैं या कुछ ऐसे भी है जो दिखाई नहीं देते हैं, वो सब क्या है, मैटर के अंदर आते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, मैटर हम लोग उसी सब्सटेंस को बोलेंगे जिसके पास कुछ न कुछ मास होना चाहिए और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता हो। इट मीन्स उसके पास कुछ वॉल्यूम होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मैटर। ठीक है, और इस मैटर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं साइंस के कौन से ब्रांच, केमिस्ट्री में। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल जैसे हमारा पेन, बुक, टेबल, फैन, रिवर, माउंटेन, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। तो एवरीथिंग ऐसे बोल सकते हो, जो भी आसपास जो भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस दिख रहे हैं या नहीं भी दिख रहे, वो सभी क्या है, मैटर है। ठीक है, जितना भी छोटा हो ऑब्जेक्ट, उसके पास थोड़ा भी अगर मास है, बहुत कम भी अगर है मास, तो भी वो मैटर ही कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। मैटर्स का क्लासिफिकेशन, तो देखो मैटर्स के पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर को क्लासिफाई किया गया है। तो मैटर दो टाइप के, तो एक मैटर का फिजिकल स्टेट होता है, दूसरा मैटर का केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में मैटर का तीन तरह का स्टेट हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, केमिकल स्टेट में मैटर दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। केमिकल स्टेट दो तरह का होता है मैटर का, प्योर स्टेट और एक होता है इम्प्योर। ठीक है, प्योर में दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इम्प्योर तो मिक्सर को ही बोला जाता है। ठीक है, इम्प्योर मिक्सर को ही बोला जाता है। ठीक है, तो इम्प्योर हमारा जो होता है वो मिक्सर को ही बोला जाता है। और ये दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो ये मैटर का क्लासिफिकेशन है। मैटर के दो स्टेट होते हैं, एक फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। ठीक है, क्योंकि मैटर के पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है उस बेसिस पर। फिजिकल स्टेट मैटर का मेनली तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, केमिकल स्टेट की अगर बात करें तो दो, एक प्योर स्टेट और दूसरा इम्प्योर। प्योर के अंदर दो तरह के प्योर मैटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इम्प्योर दो तरह के हो सकते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसके बाद इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। आप इसको नोट डाउन करिए वीडियो पॉज करके। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर का फिजिकल स्टेट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। मैटर का फिजिकल स्टेट कितना होता है? तीन,
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा और दो स्टेट होते हैं, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, जो कि आपको 9th क्लास में दिया हुआ है। मैटर का 4th स्टेट प्लाज्मा स्टेट को बोला गया, और 5th स्टेट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, यानी उसको शॉर्ट में BEC स्टेट भी बोला जाता है, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यही तीन स्टेट के बारे में हमको स्टडी करना होता है। तो ये तीनों स्टेट के बारे में इनकी प्रॉपर्टीज क्या है थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले शेप एंड वॉल्यूम की बात अगर करते हैं, सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम होता है, तो सॉलिड का वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, लिक्विड का जो शेप होता है वो इनडिफिनिट होता है, बट वॉल्यूम फिक्स होता है। देखिए, अगर आप लिक्विड को, कोई भी लिक्विड, जैसे आप वाटर की अगर बात कर ले, तो वाटर का वॉल्यूम फिक्स होता है, बट उसका शेप इनडिफिनिट होता है। इनडिफिनिट मतलब फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, लिक्विड का जो शेप है वो डिपेंड करता है कंटेनर पर। ठीक है, शेप ऑफ लिक्विड्स डिपेंड ऑन द कंटेनर। जिस कंटेनर में लिक्विड को रखेंगे वैसा शेप हो जाएगा। जैसे आप ग्लास में अगर लिक्विड को, वाटर को रखते हो तो उसका शेप ग्लास जैसा होगा, अगर बाल्टी में रखते हो तो शेप बदल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि लिक्विड का शेप इनडिफिनिट होता है। इनडिफिनिट मीन्स नॉट फिक्स, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, गैसेस की अगर बात करें तो गैस का शेप एंड वॉल्यूम दोनों जो होता है वो इनडिफिनिट होता है। इनडिफिनिट मतलब नॉट फिक्स। ठीक है, शेप भी फिक्स नहीं होता और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। ओके, गैस का शेप भी बदलते रहता है। ठीक है, जिसमें गैस को रखा जाएगा वैसा शेप हो जाएगा, वॉल्यूम भी उसका चेंज होता है। ठीक है, तो शेप एंड वॉल्यूम इसका भी किस पर डिपेंड करता है, कंटेनर पर। अगर गैस को किसी कंटेनर में, किसी वेसल में रखा जाए तो गैस का शेप उस वेसल के जैसा हो जाएगा, कंटेनर के कई शेप माना जाएगा गैस का शेप, और वॉल्यूम भी उस कंटेनर के वॉल्यूम को ही गैस का वॉल्यूम एज्यूम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेंसिटी की अगर बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी लो होती है, और गैस की डेंसिटी वेरी लो। ठीक है, बहुत कम होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें पता है कि जो मैटर होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जितने भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जिनको हम एटम बोलते हैं, जिनको हम लोग एटम बोलते हैं। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास होते हैं, उनके बीच स्पेस कम होता है। ठीक है, स्पेस कम होता है, वो पार्टिकल्स इजिली, उन पार्टिकल्स का मूवमेंट आसानी से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। डेंसिटी हाई भी इसी वजह से होता है। ठीक है, डेंसिटी हाई भी इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा है, मास ज्यादा क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है, तो मास ज्यादा होगा ही। ठीक है, तो सॉलिड के केस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग, लिक्विड में वीक होता है। ठीक है, वीकर देन सॉलिड बोल सकते हो, क्योंकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के कंपेरेटिवली थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं कि उतना पैक्ड नहीं होता है सॉलिड में। ये लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा उनका मूवमेंट होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में उनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वीकर है, इसीलिए पार्टिकल्स दूर दूर थोड़ा होते हैं सॉलिड के रिस्पेक्ट में। गैसेस में पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी लेस, यानी कि आप उसको नेग्लेजिबल मान सकते हैं, ना के बराबर। ठीक है, इसीलिए गैस के पार्टिकल्स इजिली क्या होते हैं, स्प्रेड करते हैं। अगर कहीं भी आप अगर डीओ की बात करो या फिर बॉडी स्प्रे जो भी है, और हमारा अगर कहीं पर पूजा पाठ होता है तो उसमें अगरबत्ती धूप जलता है तो वो जल्दी स्प्रेड कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि वो गैस है, और गैस के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है,
बहुत ही लेस होता है, न के बराबर होता है, इसलिए वो पार्टिकल्स इसलिए स्प्रेड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो स्पेस, अगर फोर्स ज्यादा है, अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली उनके बीच क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, तो मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। वो क्या होगा, सॉलिड में जब फोर्स स्ट्रांग है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, स्मॉल, लेस। ठीक है, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, सॉलिड से ज्यादा होगा। ठीक है, लार्जर कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, गैसेस में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, लार्जेस्ट। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, नेग्लिजिबल है, तो पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे। क्योंकि अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता तो पार्टिकल्स क्या होते, नजदीक होते, पास होते, तो जो भी मैटर है उसका स्ट्रक्चर क्या होता, क्लोजली पैक्ड, उसमें पार्टिकल्स मिलते हैं। लेकिन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होने की वजह से गैस के पार्टिकल्स इजिली स्प्रेड करते हैं और उनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, लार्जेस्ट। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी वेरी लो या नेग्लिजिबल। सॉलिड को आप इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वही रीजन वही है, इंटरमोलिकुलर स्पेस स्ट्रांग है, ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से डेंसिटी हाई है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, तो आप उसको इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो सॉलिड का जो कंप्रेसिबिलिटी है वो वेरी लो या फिर आप नेग्लिजिबल बोल सकते हो। ठीक है, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, और गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। गैस को आप इजिली जितना कंप्रेस करना चाहो उतना कर सकते हो। जैसे एक रूम है, रूम में जितना भी गैसेस है उन सबको अगर चाहो तो एक छोटे से कंटेनर में कंप्रेस करके बंद कर सकते हो। बट लिक्विड और सॉलिड में आप ऐसा नहीं कर सकते। लिक्विड में थोड़ा बहुत कर सकते हो बट सॉलिड तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड जो हमारा है, मान लो ये हमारा सॉलिड है, तो सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं, ये पार्टिकल्स हमारे हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। आपको ऐसा मिलेगा, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा दिखेगा, ऐसा एकदम पैक्ड। सॉलिड के केस में पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोजली पैक्ड, जो कि सॉलिड का होता है। लिक्विड की अगर बात करें तो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में पार्टिकल्स थोड़ा लूज होते हैं, वहां पार्टिकल्स के बीच स्पेस थोड़ा होता है। ठीक है, ऐसा आप दिखा सकते हो लिक्विड का स्ट्रक्चर। ठीक है, और गैस की अगर बात करें तो गैस में तो पार्टिकल्स बहुत ही दूर होते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट मैटर के अंदर, सॉलिड लिक्विड गैस जो मैटर है उसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। पार्टिकल्स मतलब एटम। ठीक है, ये पार्टिकल्स को हमने ऐसे सर्कल्स स्फीयर से दिखा रहा हूं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर सॉलिड में होता है और इसमें सॉलिड के कंपैरिजन में यहाँ पार्टिकल जो पैकिंग होता है स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिकल्स का, वो थोड़ा लूज होता है। और ये तो गैस में तो बहुत ही लूज होता है, पार्टिकल्स दूर होते हैं। क्यों, क्योंकि वही रीजन वही, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल। और नेचर की अगर बात करें तो सॉलिड क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, लिक्विड का नेचर क्या है, फ्लूइड, और ये हाईली फ्लूइड मतलब आसानी से जो स्प्रेड करे। ठीक है, ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हम लोग देख लिए, उसमें सॉलिड लिक्विड गैस की बात हुई, उनकी प्रॉपर्टीज हम लोग देखे। ठीक है, अब थोड़ा सा केमिकल स्टेट ऑफ मैटर का केमिकल स्टेट हम लोग अभी देखे थे कि केमिकल स्टेट मैटर का दो तरह का होता है, एक प्योर स्टेट और दूसरा इम्प्योर। ठीक है, एक प्योर स्टेट होता है मैटर का और दूसरा इम्प्योर मतलब उसी को हम लोग मिक्सर बोल सकते हैं। ठीक है, मिक्सर ही तो इम्प्योर होगा। ठीक है, अब देखो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं विच इज मेड अप
ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम या फिर वन टाइप ऑफ मोलिकुल्स, एक ही टाइप के होने चाहिए, तभी उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? तो इम्प्योर सब्सटेंस कंटेन टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स में अपना एटम्स या मोलिकुल्स आ सकता है। ठीक है, एटम्स या मोलिकुल्स, एटम्स या मोलिकुल्स ही तो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। ठीक है, तो इम्प्योर में दो मतलब टू या मोर देन टू टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम लोग इम्प्योर मैटर या सब्सटेंस बोलेंगे, उसको मिक्सचर ही बोला जाएगा। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर ही बोला जाता है। प्योर एक ही टाइप के एटम से बने होंगे या फिर एक ही टाइप के मोलिकुल से बने होंगे, वैसे को हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे प्योर सब्सटेंस में हम लोग देखे थे दो तरह के प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड की बात हुई थी। एक एलिमेंट, जो प्योर सब्सटेंस की अगर बात करें तो एलिमेंट होता है हमारा, और दूसरा हमारा कंपाउंड होता है। ओके, कंपाउंड्स होते हैं। तो एलिमेंट्स को देखते हैं, एलिमेंट्स क्या है। तो एलिमेंट्स जो होता है वो वैसा सब्सटेंस होता है जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। आप ऐसे ही बोल सकते हो, डिफाइन कर सकते हो एलिमेंट को कि प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी, ये इंपॉर्टेंट है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल मेथड। आप एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते एलिमेंट को। ठीक है, एलिमेंट को आप तोड़ नहीं सकते हो। जैसे कंपाउंड है, कंपाउंड में आप क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस ही है, लेकिन कंपाउंड को आप तोड़ करके, जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, वो कंपाउंड है, आप उसको तोड़ सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो, बट एलिमेंट को नहीं। तो एलिमेंट बोल रहा है क्या, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, सिंपलेस्ट फॉर्म, प्योर सब्सटेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन आप उसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, उसके कंस्टिट्यूएंट में। तो एलिमेंट की अगर बात करें तो एलिमेंट के एग्जांपल, जैसे बहुत सारे एलिमेंट है, अभी तक टोटल नॉन एलिमेंट 118 है। ठीक है, टोटल नॉन एलिमेंट कितने, 118 एलिमेंट कितने क्या है, नॉन है। अभी तक इनके बारे में लोगों को जानकारी है, मतलब डिस्कवरी, इतने एलिमेंट की खोज हो चुकी है। तो कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर एलिमेंट के लिखा, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब हमारे एलिमेंट हैं। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो ये सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस है जिसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी मेथड से, चाहे फिजिकल मेथड हो या फिर केमिकल मेथड हो, वी कैन नॉट ब्रोकन। ठीक है, उसको एलिमेंट बोलेंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, एलिमेंट इज अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, एलिमेंट इज अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब एलिमेंट भी होते हैं, एलिमेंट भी तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, सबको पता होगा एलिमेंट जो होते हैं वो एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स, उसके बाद नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट। ठीक है, मेटोलाइट को आप सेमी मेटल भी बोल सकते हैं, सेमी मेटल भी बोला जाता है मेटोलाइट को। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स, जिसको आप सेमी मेटल्स बोल सकते हो। ठीक है, सेमी मेटल भी बोला जाता है। तो यहां पर देखते हैं मेटल 118 एलिमेंट नोन है, इसमें 118 एलिमेंट नोन है, इसमें ज्यादातर लगभग 90 के आसपास जो एलिमेंट है, 80 के आसपास जो एलिमेंट है वो सब मेटल है। ठीक है, मतलब अगर रफली बोला जाए सिंपली, तो ज्यादातर एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। मेटोलाइट्स फ्यू एलिमेंट्स ही हैं मेटोलाइट्स, जैसे आपके आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन, एंटीमनी। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेटोलाइट्स हैं। और मेटल्स, ज्यादातर एलिमेंट मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स भी कुछ हैं,
17 या 18 के आसपास है, ठीक है। तो ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स की आपको प्रॉपर्टीज पता होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, ठीक है, डक्टाइल नेचर होता है। मेटल में सोनोरस प्रॉपर्टी होता है। मेटल में मेटल्स जो, अगर मेटल्स की कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल जो होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। उसी तरह नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, ये मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। और नॉन मेटल्स में मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है, और ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है, ब्रिटल। अगर नॉन मेटल को आप बीट करोगे हैमर से तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो नॉन मेटल में सोनोरस प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। तो इस तरह से ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेटोलाइट्स की अगर बात करें तो वैसे एलिमेंट जिनमें कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी हो, कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम मेटोलाइट्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, क्योंकि फ्यू एलिमेंट्स ही हैं जो मेटोलाइट्स हैं पूरे 118 एलिमेंट में। तो आप इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना। सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ठीक है, जर्मीनियम, सिलिकॉन है ये, आप लिख लेना सिलिकॉन, आर्सेनिक AS, जर्मीनियम। तो ये हमारा कम से कम 2-3 आप ध्यान रखना मेटोलाइट्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको पता होगा आई थिंक, तो आप इसको नोट डाउन करिए। इससे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस तो अभी बताएं, मिक्सचर को बोला जाता है, और इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है। और ये मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस भी 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड हेट्रोजेनियस। अब देखिए होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा होता है, दो सब्सटेंस को इस तरह से मिक्स किया जाए कि उसका जो कॉम्पोजिशन है वो पूरी तरह से अच्छे तरह से मिल जाए, ठीक है। जैसे आप होमोजेनियस मिक्सचर का अगर एग्जांपल की बात करें तो आप एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। जैसे वाटर लेते हैं, पानी में जब शुगर मिक्स करते हैं तो शुगर जो होता है वो पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वाटर के हर पार्ट में शुगर का क्या होगा, जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, वैसा मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, उनका कंपोजिशन एवरी जगह क्या होता है, सेम होता है। उस वैसे मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड से, हम लोग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट सेपरेट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। हेट्रोजेनियस में क्या होगा, जो कंपोनेंट मिक्स किया गया है उसमें कंपोजिशन जो होता है वो डिफरेंट होगा। जैसे आप हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे सॉइल और वाटर में आप सॉइल को मिक्स करोगे तो वो डिफरेंट कंपोजिशन वहां पर शो करेगा वाटर के अंदर, तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। तो ये और हेट्रोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं दोनों कंपोनेंट को बाय फिजिकल मेथड, सिंपल मेथड से अलग कर सकते हैं। बट होमोजेनियस मिक्सचर को वी कैन नॉट सेपरेट बाय एनी फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटोलाइट्स हो गया, एलिमेंट्स हो गया। कंपाउंड्स की अगर बात करें, कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो कंपाउंड्स जो होते हैं जब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में तो कंपाउंड बनता है, ठीक है। आप इसको नोट करिए। उसके बाद कंपाउंड और मिक्सचर दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। आप इसको नोट डाउन करिए।